प्रोफेसर मोहम्मद असलम यूसुफ। आज हम स्टैटिस्टिक्स के हवाले से सेकेंड ईयर के बच्चों को बताएंगे कि उनके सेकेंड ईयर के अंदर उनका पेपर पैटर्न क्या होगा और इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, किन चैप्टर से कितना जो है वो पोर्शन पेपर का सेट किया जाता है, इसलिए कि उन्हें पता होना चाहिए क्योंकि पार्ट 2 के अंदर उन बच्चों को प्रैक्टिकल भी देने होते हैं। और जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक मेजर सब्जेक्ट है। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है क्योंकि जिन बच्चों को भी हाई स्टडीज़ करनी होती है उन बच्चों को रिसर्च के लिए स्टैटिस्टिक के फार्मूला, स्टैटिस्टिक के टूल्स यूज़ करने होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहमियत का हामिल एक सब्जेक्ट है। तो आज हम सबसे पहले सेकेंड ईयर के बच्चों को मैं ये बताऊंगा कि बेटा आपका पेपर पैटर्न क्या है, आपको किस तरीके से आपने पेपर की तैयारी करनी है, कौन कौन सा एरिया जो है आपकी सेकेंड ईयर की बुक के कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। क्योंकि बेटा आप लोग को ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। मार्क्स लेने के लिए जैसे आपके टीचर्स आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कि इन चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इन टॉपिक पे ज़्यादा आपने फोकस करना है, तो आपने उसी तरीके से अपनी तैयारी को रखना है। तो आज हम सबसे पहले बेटा पेपर पैटर्न के हवाले से मैं बताऊंगा कि सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न क्या है। बेटा एग्जैक्टली उतने ही मार्क्स इसके पेपर के हैं जितने बेटा आप लोगों के पार्ट 1 के होते हैं, यानी आप लोगों को यहाँ पर भी जो पेपर देना है बेटा वो 85 मार्क्स का ही देना है। 85 मार्क्स को डिवाइड कैसे किया गया है इस पे आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपका एमसीक्यूज का होता है, वो पूरी किताब से आता है। इसका मतलब ये है कि आपको पूरी एमसीक्यूज के लिए पूरी किताब की थ्योरी, उसकी डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। और सेकेंडली वो आपको पता है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अभी मैं आपको लिख के भी बताऊंगा, वो 17 मार्क्स का होता है, यानी उसमें 17 एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा ये बिलोंग करता है आपकी शॉर्ट क्वेश्चन से। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप लोगों ने इसकी जो है वो तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 टोटली शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड होगा जिसमें टोटल 12 को शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे और कम से कम बेटा आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप जानते हैं बेटा क्योंकि आप एक दफ़ा पार्ट 1 के अंदर अपेयर भी हो चुके हैं पार्ट 1 में, और आपको आइडिया भी है, क्लास के अंदर भी बेटा आप लोगों को बता दिया गया है कि पार्ट 1 में आपके पेपर पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इट मीन कि फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का होता है। सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो भी आपका बेटा जो बिलोंग करेगा वो भी टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन पे बेस्ड होगा और उसमें भी कम से कम आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें बेटा टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और कम से कम आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लाजमी है। इस तरीके से जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो आपका 44 मार्क्स है, तो ये 44 मार्क्स इंतहाई अहमियत के हामिल है क्योंकि अगर आप इसको 44 और इसमें एमसीक्यूज भी ऐड कर दें तो बेटा आप ये देख सकते हैं कि ये टोटल 61 मार्क्स 61 नंबर बनते हैं। आपके पेपर में टोटल 85 मार्क्स है। इट मीन्स कि आपका मेजर मार्क्स का एरिया है वो 61 मार्क्स है और वो बिलोंग करता है आप कॉन्सेप्चुअल थ्योरी स्टडी करें, थ्योरी को अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ तैयार करें। सेकेंडली आप जो है उसके छोटे छोटे शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। इट मीन्स कि आपको 61 मार्क्स आप अटेम्प्ट करने के काबिल हो सकते हैं। इसके बाद बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन का एरिया आता है और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बेटा आपके पास आपको पता है कि टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और कम से कम आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और 2 की आपको चॉइस
तो आज सबसे पहले हम अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जी। जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, दैट इज एमसीक्यू। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल आपके पास जो है वो कितने एमसीक्यूज आएंगे, 70। और इसमें चॉइस आपको पता है ऑलरेडी है, आप लोग एमसीक्यूज के बारे में जानते हैं कि इसमें चॉइस नहीं होती है। तो इट मीन कि 1 मल्टीप्लाई बाय 70 दैट इज इक्वल टू 70। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 टोटली शॉर्ट क्वेश्चन बेस होता है बेटा, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जो वो बेसिकली बेटा आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बेस होता है, और उसमें आपको कोई से एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 12 होते हैं बेटा। इस तरीके से आपका आप कह सकते हैं 1 to 12 दैट इज टोटल शॉर्ट क्वेश्चन, और ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 16। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। अगेन बेटा इसमें भी 12 आएंगे और 8 मिनिमम आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो दैट इज 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इस तरीके से आप लोग के टोटल 44 मार्क्स पड़ेंगे। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन 1 एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 दैट इज रिलेटेड टू द शॉर्ट क्वेश्चन, और ये टोटल इस तरीके से 44 मार्क्स आपके बन रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन से, और 17 मार्क्स जो है बेटा वो बन रहे हैं आपके एमसीक्यू से। फिर आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन होती है बेटा, 2 की चॉइस है।
इस तरीके से बेटा आपका ये जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें कोई फिक्स तो नहीं होता, लेकिन जो चीज़ें थोड़ी सी डिसाइडेड हैं, जो प्रीवियस मोस्टली पेपर में रिपीट हो रही हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ, लेकिन ये फिक्स नहीं है। ये माइंड में रख के आपने ये तैयारी नहीं करनी कि बिल्कुल यही वाले चैप्टर करने। तो इसमें बेटा क्वेश्चन ये आएगा आपका चैप्टर 10, ये है जी चैप्टर 11, चैप्टर 12 और 13, चैप्टर 14, चैप्टर नंबर 15, 16। इस तरीके से जो पेपर सेटअप है वो आप तक पेपर में क्वेश्चन इस चैप्टर वाइज देता है, लेकिन आप लोगों को ओवरऑल इसको तैयार करना है, क्योंकि किसी चैप्टर को भी वो किसी के साथ चैप्टर के साथ मिक्स कर सकता है। उसके पास ये चॉइस होती है कि कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी पेपर में इसी पैटर्न को फॉलो किया है, इस लिहाज से मैंने आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बता दी है। आज हम बेटा जो है इस तरीके से ये आपका 85 मार्क्स बेटा कंप्लीट हो जाते हैं। तो 24 मार्क्स टोटल बेटा आपके हैं लॉन्ग क्वेश्चन से। तो ये आते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज 24 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन से। ये था बेटा हमारा पेपर पैटर्न, जिसका आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए बेटा आप लोगों ने कौन से चैप्टर को कितना वेटेज देने और किस तरीके से इसकी तैयारी करनी। ओके जी, अब हम बेटा आएंगे कि जो है अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बेटा कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, उसके अंदर जो चैप्टर आता है और वो मिक्सिंग कर सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर पेपर में आ रहा है वो आपका चैप्टर नंबर 10 आ रहा है, चैप्टर 12 आ रहा है, चैप्टर 13 आ रहा है, इसके अलावा आ रहा है बेटा आपका चैप्टर नंबर 17। ये तमाम चैप्टर को मिला के आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वाला क्वेश्चन वो तैयार किया जाता है। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें से जो चैप्टर आते हैं वो आते हैं बेटा आपका 11 एंड चैप्टर नंबर 14। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में से, इसमें आपका बेटा आता है चैप्टर नंबर 15 एंड 16। तो इस तरीके से ये इसको बेटा पेपर सेट करता है। लेकिन बेटा अगेन वही लॉन्ग क्वेश्चन वाली बात मैं फिर रिपीट करूँगा, इसमें भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे चलेगा, वो कहीं ना कहीं मिक्सिंग कर सकता है, इसलिए आपको ओवरऑल इसे तैयार करना पड़ेगा। आज हम बेटा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक बेटा हम तैयार करने जा रहे हैं, वो है रेगुलेशन क्या होता है। इसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और रेगुलेशन कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले बेटा आप लोगों को चैप्टर 1, आपके पार्ट 1 का चैप्टर 1 है, उस पे आना होगा। उसके अंदर अगर आपको याद हो तो बेटा हम लोगों ने वेरिएबल का एक टॉपिक पढ़ा था, उसकी टाइप्स पढ़ी थी। तो वेरिएबल क्या होता है, एनी चेंजेबल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेरिएबल, यानी ऐसी चीज़ें जो तब्दील हो सकती हो हम उसको वेरिएबल कहते हैं। फिर हमने वहाँ पढ़ा कि वेरिएबल मेजर इसकी 2 टाइप्स हैं। हमने पढ़ा बेटा क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है। तो आज हम बेसिकली क्वांटिटेटिव वेरिएबल को ही लेके आगे बढ़ेंगे। तो हमने वहाँ पढ़ा क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है। तो हमने पढ़ा बेटा क्वांटिटेटिव वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर क्वांटिटी हमारे पास है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, लाइक हम कहते हैं स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है, स्टूडेंट्स का वेट कितना है, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, तो आप कोई ना कोई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताएंगे। तो जहाँ कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है। तो
इसी से बेटा आज हम रेगुलेशन का जो है आगाज करने जा रहे हैं। रेगुलेशन के अंदर जो वेरिएबल यूज होता है बेटा वो हमारा कौन सा वेरिएबल होता है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ये याद रख लें। और जो आप चैप्टर 15 पढ़ेंगे एसोसिएशन का चैप्टर, उसके अंदर जो हमने वेरिएबल पढ़ना है वो हमने पढ़ना है क्वालिटेटिव वेरिएबल, या जिसको हम एट्रीब्यूट का नाम भी देते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल भी आप लोग बेटा पढ़ चुके हैं, जिसको कहते हैं जिसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना आ रही हो, जिसको आप जस्ट ऑब्जर्व कर सकते हो। मसलन मैं कहता हूँ ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये क्लास बहुत अच्छी है, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, एटीट्यूड बहुत अच्छा है। इट मीन्स कि हम इसकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन इसमें से कोई ना कोई खसूसियत देख के हम बता सकते हैं ये क्वालिटी इसमें मौजूद है या नहीं है। ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 एसोसिएशन के अंदर। मैं वापस आता हूँ बेटा, ये थोड़ी सी डिटेल बताने का मकसद थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें बताना थी, और आपको ये भी बताना था कि रेगुलेशन के अंदर वेरिएबल कौन सी नेचर का यूज होता है। तो हम पढ़ेंगे रेगुलेशन। अब रेगुलेशन को समझने के लिए बेटा सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ऐसा वेरिएबल जिसकी वजह से दूसरा वेरिएबल चेंज होता हो, उस वेरिएबल को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की वजह से चेंज होता हो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट करता हो, ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल को चेंज करता हो, तो वो वेरिएबल कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो दूसरे वेरिएबल की वजह से चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है, ऐसे वेरिएबल को हम नाम देते हैं कि ये वेरिएबल कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आज बेटा हम रेगुलेशन में यही दो वेरिएबल को स्टडी करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का रेगुलेशन लाइन एक्स ऑन वाई। अब रेगुलेशन लाइन एक्स ऑन वाई क्या है कि ऐसे लाइन जिसमें हमारे पास इसमें देखें बेटा दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक एक्स वेरिएबल है और दूसरा वाई वेरिएबल। एक्स और वाई के अंदर हमने देखते हैं अब एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, इट मींस कि एक्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक्स वेरिएबल डिपेंड्स ऑन वाई वेरिएबल, दैट इज नोन एज रेगुलेशन लाइन एक्स ऑन वाई। तो आज हम इसकी इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर हम इसके बारे में मजीद कुछ डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट मीन बाय रेगुलेशन लाइन एक्स ऑन वाई। इट मीन्स कि रेगुलेशन एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वेरिएबल जो है वो डिपेंड करता है वाई वेरिएबल, यानी एक्स वेरिएबल खुद से चेंज नहीं होगा, बल्कि उसको कौन सा वेरिएबल चेंज करेगा? वाई वेरिएबल। जैसे वाई के अंदर तब्दीली आएगी, एक्स खुद ब खुद चेंज होता जाएगा। तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर ये पढ़ी है। ओके, ये था बेटा। अब इसमें हमारे पास क्या क्या मजीद चीजें आएंगी उसको हम देखेंगे जी। तो सबसे पहली चीज बेटा हमारे पास आ रही है हमने पढ़ा रेगुलेशन लाइन एक्स ऑन वाई, और ये क्या है? एक्स हैट इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। आप सी डी की जगह ए डी भी यूज कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ एक्स क्या है हमारा जी?
दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर y वेरिएबल क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। c और d हमारे पास वैल्यू है। अब c क्या कहलाता है, d क्या कहलाता है। बेसिकली हमें क्वेश्चन के अंदर यही c और d की वैल्यूज निकालनी होती है। अब d क्या है, d इज नोन एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। d क्या कहलाएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। d को हम बेटा ये भी कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन। और लाइन कौन सी यूज हो रही है, x और y। इसको d या आप यू भी लिख सकते हैं x और y। अब c क्या है हमारे पास, दैट इज x इंटरसेप्ट। C is known as x intercept at y is equal to 0. X intercept at y is equal to 0, that is known as C. बेटा हमें D के बहुत सारे फार्मूलाज बुक के अंदर दिए हैं, बहुत सारे फार्मूले जो हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे C के लिए फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन और सबसे इजी फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं, बार बार ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन डेटे वाला देगा, वैल्यू देगा A1 3, अभी मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा, उसके लिए अभी कौन सा फार्मूला यूज करना है देखना होगा। रिपीट कर रहा हूं बेटा, रिलेशन लाइन x और y। x कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर d क्या कहलाता है, रिलेशन कोएफिशिएंट, या आप इसको कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन। और लाइन कौन सी है, y। फिर हम c क्या होता है बेटा, दैट इज नोन एज c इज नोन एज x इंटरसेप्ट एट y इक्वल टू 0। c क्या है, x इंटरसेप्ट एट y इज इक्वल टू 0, दैट इज c। अब इसके फार्मूला d, इसको खाली d या u लिख सकते हैं, इसको भी बेटा आप लिख सकते हैं। अब आपकी मर्जी होती है, यहाँ फार्मूला लगाएंगे n sigma x y, sigma x sigma y divided by n sigma y square sigma y होल का स्केयर। बेटा इसके अलावा भी कुछ फार्मूला इसके लिए आप यूज कर सकते हो, यानी तकरीबन 5 और फार्मूला है जो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, आप यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम ये फार्मूला मैंने लिखा है, इसके मदद से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसकी क्वेश्चन जब करेंगे तो मजीद क्लैरिटी आपको होती जाएगी। अब देखें n क्या है, n नंबर ऑफ पेयर ऑफ वैल्यूज। ये पेयर फॉर्म है, जितनी x की वैल्यू क्वेश्चन में देगा उतनी ही आपको वो y की वैल्यू भी देगा। ये नहीं होगा कि x की नंबर ऑफ वैल्यू ज़्यादा है या y की नंबर ऑफ वैल्यू x से ज़्यादा है या कम है, दोनों नंबर ऑफ वैल्यू सेम आएंगे तभी आप n करते हैं। तो n इज नोन एज नंबर ऑफ पेयर ऑफ वैल्यूज। ये आपका फार्मूला है, x और y आपको क्वेश्चन में देगा बेटा इसका वैल्यू। फिर आपको c का, c कैसे आएगा, x बार माइनस d y बार। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं x बार क्या होता है, x बार दैट इज अरिथमेटिक मीन, कौन से वेरिएबल x का, और ये किसके बराबर था, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, सिग्मा x ओवर n। फिर y बार सिग्मा y ओवर n। इसका मतलब ये हुआ जब भी आपको इस c की वैल्यू निकालनी है बेटा, पहले आपको d निकालना पड़ेगा। d की वैल्यू आएगी तो c की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि इसको फाइंड करने के लिए आपको d का आंसर यहाँ यूज करना है। इट मीन कि पहले आपको हमेशा d की ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी, d का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा।
पड़ेगा, तब जाके बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था इसका इनिशियल कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको रेगुलेशन लाइन एक्स और वाई के बारे में बताया। बेटा भी याद रखिए टॉपिक बहुत है। चैप्टर 14 बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड होता है, आधा हिस्सा रेगुलेशन के हवाले से और आधा चैप्टर जो है वो कोरिलेशन के रिलेटेड है। और इस एक चैप्टर से क्या पूछाते हैं बेटा, हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन सेट होता है। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने चैप्टर 14 को क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट एक क्वेश्चन आपका सेट होता है। इट मीन एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता है, फिर इसके 5 to 6 शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, फिर 2-3 MCQs भी आते हैं। और अक्सर प्रैक्टिकल जब आप सेकेंड ईयर में देंगे तो बेटा प्रैक्टिकल के अंदर भी चैप्टर की बहुत अहमियत है कि अक्सर आपको एक प्रैक्टिकल भी चैप्टर के रिलेटेड आ जाता है। इट मीन कि ये अकेला चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा नंबर दे जाता है। इसलिए इस चैप्टर पे मेजर फोकस होना चाहिए स्टूडेंट्स का, और उन्हें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये चैप्टर बहुत अहमियत का हामिल है आपकी सेकेंड ईयर के अंदर। इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अब ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आज हमने पढ़ा जी रेगुलेशन लाइन एक्स और वाई क्या होती है, हमारा सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न क्या है, इस तरीके से हम अपने बच्चों को गाइड करें ताकि वो सेकेंड ईयर में अच्छे नंबर ले सकें। तो अब जो हमारे पास सेकेंड ईयर इस साल आ रही है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, उनके पार्ट 1 के पेपर भी नहीं हुए, तो उन्हें तो टोटली फोकस करना है सेकेंड ईयर के पे, और सेकेंड ईयर के मार्क्स जो आएंगे वही आप ऐड होके फर्स्ट ईयर की उसी में एडिशन आएगी। इट मीन कि सेकेंड ईयर बहुत अहमियत का हामिल है। इसके लिए सेकेंड ईयर के मार्क्स अच्छे, इस मीन्स फर्स्ट ईयर भी वही आएगा। बहुत शुक्रिया बेटा। आज हमने थोड़ा सा पेपर पैटर्न पढ़ा, हमने पढ़ा रेगुलेशन क्या है, हमने पढ़ा रेगुलेशन लाइन एक्स और वाई क्या होती है। थैंक यू वेरी मच। आई होप बेटा आज आप लोगों ने ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद आगे कुछ चीज़ें बहुत पढ़ेंगे। तो आपने इसको साथ साथ पढ़ना है बेटा, डेली बेस पे पढ़ेंगे तो आपको इन चीज़ों की बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। लेकिन अगर आपने इसको बस इजी ले लिया तो फिर ये चीज़ें बेटा मुश्किल में आपको डाल सकती। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको मुझे समझा होगा, मैंने जो एफर्ट भी आपको इंशाल्लाह उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।